हम लोग अपने इस सत्र की शुरुआत करते हैं। पहले तो सर हम लोग कोरोना से ही शुरू करते हैं, फिर किसान और बाकी चीज़ों पे आएंगे। कोरोना सर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं समझता हूँ कि लगातार आप देखिए बाहर के लोग जा रहे थे, आ रहे थे। उसके अलावा आप लोग को कंट्रोल सेंटर बनाना था, अपना भी ध्यान रखना था, जो लोग आपके यहाँ नए आ रहे थे उनका भी ध्यान रखना था, प्रशासन भी चलाना था। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती थी। मैं समझता हूँ कैसे अ, आपने इन सारी चीज़ों को एक साथ पार किया और एक बड़ा मैसेज दिया। इटावा कोई कहीं चर्चा का विषय नहीं बना। देखिए डेफिनेटली बहुत बड़ी चुनौती थी कोरोना, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और पहले कभी इस टाइप का वायरस दुनिया में था भी नहीं, नया वायरस था ये। तो इसके संबंध में ना ही साइंटिस्ट को इतनी ज़्यादा जानकारी थी, ना ही आम जनता को इतनी जानकारी थी। तो जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो उसके बाद जो मूवमेंट हुआ है हमारा हाईवेज पर, एक्सप्रेसवेज पर लोगों का पलायन जो हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और स्पेशली जो लोगों को सेंसिटाइज करना वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसमें मीडिया के माध्यम से और हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है ग्रामीण स्तर पे, जो हमारी लोकल थाना है, चौकीदार हैं, इसके अलावा जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ब्लॉक पर लोग हैं, इन सब के माध्यम से लोगों को जागरूक करना कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो चीज़ें हैं कोरोना से बचने के लिए उनका पालन करें। तो इसी से रिलेटेड, इसी वजह से कोरोना से बचने में हम सफल भी हुए। और इसका नतीजा ये है कि पिछले 7 दिन से कोरोना का कोई नया केस यहाँ जनपद में नहीं आया है और 1 महीने से कोई डेथ नहीं हुई है। सर तो मेरे मन में एक सवाल है। जिस समय ये पीक पे था उस दौरान 24/7 आप लोग के टेलीफोन चालू रहते थे। कोई ऐसी घटना याद है जिसमें किसी की मदद हुई हो? रात को 12-1 बजे फ़ोन आया हो, कहा हो कि सर मैं तो यहाँ फलानी जगह फंस गया हूँ और काश मेरी मदद हो जाती तो बड़ी कृपा होती। क्या कोई ऐसी ऐसी घटना याद है क्या आपको? देखिए बहुत इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि कोरोना के समय जैसे दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, तो 60-70 किलोमीटर हमारी पीआरवी ने चल के एक 100 नंबर की कॉल पर वो इमरजेंसी वाली दवाइयाँ जो उस समय लोग जाके नहीं खरीद सकते थे, वो उनके पास पहुँचाई, जिनसे उस व्यक्ति की जान बच सकी। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे, झारखंड के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग। उनकी कॉल्स हमें 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आते थे, तो उनको भी हम तुरंत अटेंड करते थे। और लोगों की समस्या का समाधान करके जो खुशी मिलती है वो भी हम लोग को मिलती थी। और जो इंश्योर भी हम लोग करते थे कि जो कोरोना है, क्योंकि यदि फैलना शुरू हो गया तो फिर सब लोग चपेट में आ जाएंगे। तो इससे काफ़ी प्रोएक्टिव रहने से, प्रशासन के प्रोएक्टिव रहने से इससे काफ़ी मदद मिली। सर मुझे ये बताइए, लोक सेवा में आने का आपके मन में कैसे आया? आप तो आईटीएंस थे और कहीं बाहर जा सकते थे या बाहर बाहर के लिए ऑफर आया। कैसे लोक सेवा में कैसे आया? ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या था जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आ गए कि नहीं आपको लोक सेवक ही बनना है, मतलब सिविल सर्विसेज में ही आना है? देखिए बहुत अच्छा आपका सवाल है। अभी मैं अपनी एक फ़ोटो देख रहा था अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ। हाँ, थोड़ा सा यार एकदम शांति से सुनेंगे तब शायद आप लोग को अच्छा लगेगा। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, मन में उनके सपना होगा। तो सपना तो तभी पूरा होता है जब वाकई आदमी उसमें मेहनत करता है। तो सुनिए जरा प्लीज सर। आप सर दूसरा ले लें अगर वो दिक्कत होगा बता दो। हाँ प्लीज जी। हाँ वो आएगा सर। आप हाँ। तो कॉलेज की मैं फोटो देख रहा था कुछ दिनों पहले, तो उसमें मैंने महसूस किया, देखा कि मेरे 7-8 जो दोस्त थे सब के सब उसमें मुझे छोड़ के सब अमेरिका में हैं। अच्छा साइंस में किया था, जी। तो मेरा भी शुरू में यही प्लान था कि मास्टर्स करें और उसके बाद कंफर्टेबल कोई जॉब मिल जाए। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का होने की वजह से, प्रदेश का होने की वजह से यहाँ पर वैसे ही मन रहता है कि देश से, प्रदेश से, अपने क्षेत्र से जुड़ाव रहे। जी तो आईपीएस बन के, आईएएस बन के आप कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरा मन रहा। और दूसरा, शुरुआत में जैसे मेरा फॉरेन सर्विस में इंटरेस्ट ज़्यादा था, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन परिवार में, क्योंकि आप फिर परिवार से, अपने जनता से, अपने लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं दूसरे अच्छा। देश में जाकर। तो इस वजह से मैंने चुना कि अपना स्वयं का कैडर जो उत्तर प्रदेश में ही सेवा देने का मौका मिले और जनता की इसमें विभिन्न तरीकों से आप मदद कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और सेटिस्फाइंग करियर है ये। देखिए भाई एक बार जोरदार ताली बजाइए। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आपका चयन हो गया था लेकिन उसको इन्होंने छोड़ दिया। इनके 6 दोस्त जो कि बाहर हैं, अमेरिका में हैं, कई बार वो कहते होंगे अरे कहाँ पड़े हो, आ जाओ यार यहाँ, यहाँ हम लोग सारे लोग इकट्ठे रहेंगे। होता है ऐसा। आप देखिए बहुत सारे लोग जब कॉलेज में जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि भाई तुम भी इसी कॉलेज में आ जाओ।
तो इतना इसका दबाव तो इनके ऊपर रहा होगा, लेकिन उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज छोड़ी, उसके बाद जो है अपनी अमेरिका के दोस्तों को छोड़ा और अपने प्रदेश में रहने का निर्णय किया। निश्चित रूप से आकाश तोमर जी इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जोरदार ताली बजाइए। सर ये बताइए कि आपको मतलब जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस कर लिया, लेकिन किसी ने प्रेरित तो किया होगा कि नहीं आईएएस की तैयारी करो, आकाश तुम अच्छा कर सकते हो, पिताजी आपके टीचर थे, तो आप कैसे, किसने आपको ये इसके लिए इंस्पिरेशन किसने दिया, इंस्पायर किसने किया? देखिए, डेफिनेटली पेरेंट्स का इंस्पिरेशन और सपोर्ट तो रहता ही है। उसी वजह से मेरे फादर थे प्रिंसिपल, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया बचपन से ही पढ़ाई के लिए, और उत्सुकता अपने अंदर विभिन्न विषयों के बारे में जागृत करने के लिए उनका मोटिवेशन हमेशा रहता था। उसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी और प्रथम अटेम्प्ट में ही जैसे मैंने किया तो उसमें ही हो गया, क्योंकि शुरू से ही जो पेरेंट्स मेरे थे वो शुरू से ही कि भाई ये जनरल नॉलेज की ये किताब पढ़िए, ये मैगज़ीन पढ़िए, तो उससे प्रयास करते रहते थे कि अपडेटेड रहें इस क्षेत्र में। तो अपब्रिंगिंग की वजह से मुझे लगता है कि इससे काफ़ी चयन में मुझे जो नए लड़के हैं आसानी रही। जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अब बदल गई हैं, नई चीज़ें उसमें ऐड हो गई, उनको क्या सलाह देंगे आप? उसके बाद फिर हम लोग कुछ और बात करते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने मोबाइल पर बनाए हुए थे, बीच में मैंने अभी अपने 2012 में बनाए हुए यूपीएससी के नोट शेयर किए थे। अच्छा। उसे काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने कवरेज भी करी थी। तो इससे 4-5 चीज़ें हैं, यदि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो उसमें ध्यान देना चाहिए उसको। पहला कि हमें ये मन में रखना चाहिए कि ये टेस्ट मैच है, 2020 नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार में ही सफल हो गए। हो सकता है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, चौथी बार आपको लगातार प्रयास रखना पड़ेगा। तो अपने दृढ़ निश्चय अपने आप होना चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए। पहले बात तो मन में ये बना के रखें। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका भाई, इस बात को समझ लें। 2020 वाला मामला नहीं है कि 5 बार पे छक्का मार काम खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। ये और समझ दूसरा, लीजिए जो लोग भी अगर जो हैं। आजकल हम कॉलेज की उम्र के होते हैं तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे। जी। मन करता है दोस्तों के साथ, अब दोस्त घूम रहे हैं तो हम भी उनके साथ घूमने जाएं। सोशल मीडिया पे इतनी फेसबुक, ट्विटर, इतनी साइट्स चल रही हैं, तो कुछ दिनों के लिए, और मोबाइल का स्मार्टफोन्स हमारे आ गए हैं, तो कुछ दिनों के लिए इनका हमें त्याग करना पड़ेगा, जिससे कि हम केवल पढ़ाई को ध्यान दें। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स का पढ़ना, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है काफ़ी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो गया है। एकदम। तो 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी। तो उससे पढ़ के और नोट्स बना के, स्पेशली अगर आप नोट्स बनाते हैं तो फिर आपकी मेमोरी में चला जाता है, तो उससे ठीक रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ, जो लोग सफल नहीं हो पाते काफ़ी पढ़ने के बाद भी, उसका एक रीज़न ये रहता है कि वो एक सब्जेक्ट में 4-4, 5-5 किताबें पढ़ते हैं। तो मैंने महसूस किया है कि एक सब्जेक्ट में आप एक ही किताब सोच लीजिए कि वही किताब हमें पढ़नी है। जैसे इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बिपिन चंद्र की बहुत अच्छी किताब आती है। बहुत अच्छी किताब है। तो वही आप पढ़ लें, ना कि एक किताब को 10 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, 10 किताब को एक बार पढ़ने से ज़्यादा। तो उनको, और फिर उनको रिवीजन करने में भी आसानी मिलती है। तो ये 4-5 छोटे मोटे स्टेप्स आपने हैं। मोबाइल, फेसबुक ये सब छोड़ दिया था तैयारी के समय? हाँ, उस समय तो छोड़ ही दिया था। मेरे पास, मुझे याद है, मेरे पास उस समय 800 रुपये में मैंने मोबाइल खरीदा था अपना नोकिया का, और उसमें कुछ भी नहीं आता, जानबूझ के इसीलिए वही लिया था ताकि कुछ भी चीज़ उसमें खाली काम ही ना फोन सुन करे सके आप बस। केवल। और उसमें 3-4 नंबर फीड थे अपने घर वालों के, तो उन्हीं से केवल बात करता था और केवल पढ़ाई पर ही तो अगर इसके फोकस लिए रहता आपने कोई कोचिंग भी ली या कुछ ऐसा किया, आपने कुछ अलग से कोई ग्रुप डिस्कशन किया इंटरव्यूज के लिए, या मतलब कितना घंटे पढ़ लेते थे दिन भर में आप, कि कितना आपका कोई एक टारगेट था कि नहीं इतने घंटे पढ़ना है? देखिए, 2011 में ग्रेजुएट होने के बाद मैं 7 महीने मैंने एक कंसल्टिंग फर्म है उसमें जॉब करी थी। तो फरवरी 2012 में मैंने तैयारी शुरू करी, और मई में प्रीलिम्स था, मतलब 3-4 महीने का ही समय था। तो इसलिए कोई स्पेसिफिक कोचिंग तो उस समय नहीं थी, लेकिन अपने आप, क्योंकि मेरा मैथ्स और इंग्लिश में इंजीनियरिंग वालों को पहले से ही नॉलेज होता है, इसके अलावा करंट अफेयर्स में शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट था, तो इस समय तैयारी करने में कम समय लगा। और उसके बाद मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय होता है, उसमें मैं नोट्स, क्लासरूम नोट्स, दिल्ली में जैसे मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कोचिंग कर सकते हैं, और राजेंद्र नगर में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की कोचिंग होती है। तो सभी कोचिंग्स के क्लासरूम नोट्स उसमें इजीली अवेलेबल हैं, तो उसको पढ़ के हम लोग कम समय में भी विषय को समझ सकते हैं। जी। देखिए, ये हमने ये सारी बातें आकाश जी से इसलिए पूछी क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सारी चीज़ें होती हैं, और
त्याग कितनी बड़ी बात है कि देखिए इन्होंने एकदम त्याग किया, त्याग करके अपने आप को समर्पित कर दिया लक्ष्य को पाने के लिए। तो ये बहुत आवश्यक है और हर कोई किसी भी चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि त्याग अगर नहीं करेंगे तो आप उस लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। सर, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, कल भी हम लोग देख रहे थे कि रात को आप मीटिंग कर रहे थे। क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है इटावा में? देखिए, जो विरोध दर्ज करने का, प्रोटेस्ट करने का हर किसी को अधिकार होता है अपनी बात को, क्योंकि डेमोक्रेसी है, अपनी बात को जनता तक रखना। जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सामने अपनी बात को रखना। लेकिन ये सब पीसफुल तरीका होना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीका होना चाहिए प्रोटेस्ट का। तो हम लोग यही लोगों से समझाते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से, और चूंकि कोरोना भी चल रहा है तो उसकी दृष्टिगत, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए परमिशन लेके यदि आप करते हैं तो हमें कोई दिक्कत उसमें नहीं है। परंतु यदि कोई किसी कानून का को तोड़ के यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप पुलिस वालों को 24/7 काम करते हैं, बहुत सारी उनकी चुनौतियाँ होती हैं। हम लोग बैरक भी देखते हैं, थाने भी देखते हैं, चौकियाँ भी देखते हैं। कौन कौन से नए ऐसे सुधार आपने कर पाया, आपकी मतलब आपके डिपार्टमेंट के तहत कौन कौन से ऐसे नए सुधार हुए हैं जो आकाश तोमर के आने के बाद हुए हैं, जिससे उनके जीवन, जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव हुआ है? देखिए, हम लोगों ने ये प्रयास किया है विगत एक वर्ष में कि इटावा में कुछ परमानेंट एसेट्स ऐसे बन जाएं पुलिस डिपार्टमेंट के, जो बाद में अगले 10, 20, 30 साल तक प्रयोग में आ सकें। जैसे एक महिला हेल्प डेस्क का निर्माण हुआ है, तो एक महिला हेल्प डेस्क ना बना के प्रॉपर रूम एक सेपरेट देकर, और उसमें कंप्यूटर और फर्नीचर प्रॉपर अच्छा लग कर, मतलब जो फर्नीचर इसमें मैं बैठता हूँ वही फर्नीचर हमने महिला कांस्टेबल और आगंतुकों के लिए सेम वही मंगवाया है। इसके अलावा जिम, एक गेस्ट हाउस, अरे एक वाह! स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक नया मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग यूनिट जो बिल्कुल एमएनसी की तरह ही है। बहुत इन बढ़िया। सब का स्टार्ट हम लोगों ने करा है, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पुलिस कर्मियों की और उनके परिवार वालों की, वो ठीक हो, तभी वो अपने जॉब में अच्छे से बेहतर परफॉर्म कर रिजल्ट्स दे पाएंगे। पाएंगे। भाई एक बार जोरदार ताली बजाइए महिला पुलिस कर्मियों के लिए। ये सारी फैसिलिटी आकाश जी के आने के बाद हुई है, 1 साल में हुई है। सर, पुरुषों के लिए भी कुछ किया है? नहीं, पुरुषों के लिए किया है, पुरुषों के लिए भी किया है। नहीं नहीं, वो और कहेंगे कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है वैसे। देखिए, सभी पुलिस कर्मियों का मेरा ये मानना है जी। कि हम लोग बिना वजह कभी कभी छुट्टियों के लिए या फिर अनावश्यक रूप से कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि वैसे ही आदमी को स्ट्रेस रहती है, जी, जी, 15-16 घंटे जी। काम करना पड़ता है डेली। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि हम लोग बिना किसी रीज़न के उनको परेशान ना करें बिना वजह, क्योंकि आपने अपने जिले में ये आदेश दे रखा है कि भाई जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो उसको आप सुने और उसको शॉर्ट आउट करें। पुलिस कर्मियों की जेन्युइन प्रॉब्लम भी जैसे जनता की प्रॉब्लम सुनी जाती है, उसी तरह से पुलिस कर्मियों की भी जेन्युइन प्रॉब्लम है। सर्विस रिलेटेड इशू होता है, जी। इंक्रीमेंट नहीं लगा, सैलरी में कुछ दिक्कत हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रायोरिटी के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ताकि ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी, तभी आदमी जॉब पे प्रॉपरली फोकस कर पाएगा। आपके इलाके में चंबल भी पड़ता है सर। अब चंबल को पूरे देश में बहुत सारे कारणों से लोग जानते हैं, अलग अलग कारणों। क्या स्थिति है अभी चंबल को लेके, किस तरह की वहाँ पुलिसिंग है आपकी, और अभी क्या कितना बदल गया है चंबल अगर हम देखें तो? देखिए, यहाँ पर पुराने लोग बताएंगे आपको कि पहले जो कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, यहाँ पर रोड्स नहीं थी इंटीरियर इलाके तक, मोबाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिस वजह से कभी ऐसा होता था कि यदि कोई अपहरण की घटना जी, हो गई, जी। पकड़ यहाँ पर बोला करते थे, पकड़, उस हाँ। टाइप की, तो ऐसे इनएक्सेसिबल एरिया थे जहाँ पर लोग उसको पकड़ के रख सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छी नाइट विजन गॉगल्स जी। और बाकी जो नए हमारे इक्विपमेंट आप लोग को। इक्विपमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, और कम्युनिकेशन के, ट्रांसपोर्टेशन के काफ़ी रास्ते काफ़ी खुल गए हैं, सर्विलांस का भी हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं जो एज एन इंडस्ट्री चला करती थी वो अभी नहीं होती हैं। 1-2 घटना हुई हैं, उनका हम लोगों ने तुरंत वर्कआउट हम लोगों ने कर लिया है। सर, कभी खाली समय मिलता है तो क्या काम करने का मन करता है? जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बच्चों को शिक्षा देना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा कौन सा काम है जो आपको करने का मन करता है? बोले नई छुट्टी मिली है तो आज हमें ये काम करना है। देखिए, मुझे अभी भी शौक़ है कि किताबें, जैसे आप ही के द्वारा लिखी गई ये किताब है जो आपने मुझे दी थी, वही मैंने पढ़ के देखी है। और इसके अलावा भी बाकी किताबें, यदि समय मिलता है तो किताब पढ़ने से ज्ञानवर्धन तो होता ही है, इससे अच्छा मतलब मन को भी अच्छा लगता है। तो ये मेरी कोशिश रहती है किताबों को पढ़ना, और उसके अलावा म्यूज़िक सुनना, और आजकल बहुत सारी विभिन्न
डिस्कवरी चैनल जैसे उसकी एक ऐप आ गई है, उसी तरह अलग अलग कंटेंट की आप ऐप से देख सकते हैं। तो उससे माध्यम से जो थोड़ा बहुत समय यदि हमें मिलता है मनोरंजन के लिए तो उसमें प्रयोग करते हैं। चलिएगा, आकाश जी के लिए भी बधाई है भाई। अभी आपकी नई नई शादी हुई है, तो हमारे चैनल की तरफ से भी आकाश जी को बहुत बधाई, आप लोग की तरफ से भी बहुत बधाई। आकाश जी ने इंडिया न्यूज़ में इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इतनी सारी बातों पे बात की, आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।